हम जीव विज्ञान में आगे पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ है क्या। तो इसके लिए नाम आता है न्यूक्लिक अम्ल का। देखा जाए तो पृथ्वी पर जीवधारियों की जो है तमाम किस्में पाई जाती हैं। प्रत्येक किस्म को एक जीव जाति कहते हैं। पृथ्वी पर आज तक वैज्ञानिकों ने लगभग 12.5 लाख जंतु जातियों का और 5 लाख से अधिक जो है पादप जातियों का पता लगाया जा चुका है। 12.5 लाख जंतु जातियों का और 5 लाख पादप जातियों का। 5 लाख पादप जातियों का पता लगाया जा चुका है और अभी भी तमाम जातियां पृथ्वी पर इस तरह की हैं जिनके बारे में ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ है। और प्रत्येक जीव जाति के बहुत से लक्षण कुछ न कुछ मिलती जुलती जातियों के लक्षणों जैसे हो सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके कारण से हम उनके पादप की और जंतुओं की जो है अलग अलग पहचान करते हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये कन्फर्म है कि प्रत्येक जीव जाति किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है और यह अमर नहीं है बल्कि जो है नश्वर है, मरणशील है। एक निश्चित अवधि की आयु को पूरा करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी से इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जीव जातियां जो है मरने से पहले अपने समान संतान की उत्पत्ति करती हैं और संतानोत्पत्ति की क्षमता जो पाई जाती है प्रजनन के द्वारा, है ना, प्रजनन के द्वारा जो है ये अपने नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिनके कारण से पृथ्वी पर इनका अस्तित्व बना रहता है और जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के समान उत्पन्न होती है ना। तो देखते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये लक्षण जो है संतानों को जनकों से वंशानुक्रम में प्राप्त होता है। अच्छा, वंशागति और आनुवंशिकी के बारे में अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे, है ना। तो देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ के लिए नाम आता है, तो आनुवंशिक पदार्थ हम किसको मानते हैं? न्यूक्लिक अम्ल को। इसको कहा गया है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किए थे, न्यूक्लिक अम्ल इसकी खोज किए हैं फ्रेडरिक मिशर। इसकी खोज किए हैं, किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने किया था। इसकी खोज किए थे फ्रीडरिक मिशर ने खोज किया था। देखा जाए तो न्यूक्लिक अम्ल जो है, अब इनकी उपस्थिति कहाँ पर होती है? न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है प्रायः देखा जाए तो ये कोशिका में यह उपस्थित होता है। फ्रेडरिक मिशर द्वारा न्यूक्लिन की खोज से पहले वैज्ञानिक जो है प्रोटीन को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते थे, लेकिन जब मिशर ने खोज किया तो वहीं से जो है विवाद प्रारंभ हो गया था कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए। फिर देखा जाए 20वीं सदी के दूसरे दशक में कई ऐसे प्रयोग किए गए जिनके द्वारा आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन नहीं है वरन डीएनए है
है ना। तो इसके लिए देखिए तमाम प्रयोग किए गए कि जिसके आधार पर जो है डीएनए को जो है न्यूक्लिक डीएनए को जो है माना गया कि ये क्या है, ये आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसके लिए देखिए तमाम खोज किए गए हैं, प्रयोग भी किया गया, ग्रिफिथ का किया गया है, एवेरी आते हैं, हर्षे और चीज ने किया। तो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने जो है निमोनिया रोग का, जो निमोनिया या फुफ्फुसदाह रोग जो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, उस पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, डीएनए जो है क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस तरह से जो है न्यूक्लिक अम्ल को जो है मान्यता, न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए को माना गया कि न्यूक्लिक अम्ल है ना। प्रोटीन में जो है आनुवंशिक पदार्थ है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए अणुओं की आकृति एवं स्थिति। तो सभी कोशिका में देखा जाए तो डीएनए दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पर मिला, कोशिका के केंद्रक में इनकी उपस्थिति पाई जाती है न्यूक्लिक अम्ल की। देखिए हम लोग कोशिका का चित्र पढ़ चुके हैं। कोशिका में बताया गया था कि भाई एक केंद्रक है ना। कोशिका देख लेते हैं। है ना, यहाँ पर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस है। इसमें जो है पाया जाता है द्रव्य, क्या भरा हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल भरा हुआ है। यहाँ पर भरा होता है न्यूक्लिक अम्ल, और यही न्यूक्लिक अम्ल जो है निर्माण किसका करते हैं, भाई न्यूक्लिक अम्ल है। अब न्यूक्लिक अम्ल देखा जाए तो भाई दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन कौन, भाई प्रकृति देखा जाए यहीं पर इनकी उपस्थिति है कि कोशिका का जो केंद्रक है, इस केंद्रक में जो है न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल है क्या, न्यूक्लिक अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डीएनए और होता है आरएन। डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए, तो डीएनए को हम क्या कहेंगे, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशन ने किया, है ना। अब फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति अगर से हम देखते हैं तो ये कोशिका में उपस्थित पाया जाता है। कोशिका के केंद्र में यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए जो है हम राइबोन्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। डीएनए प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, आरएनए जो है ये डीएनए निर्मित होता है ना। तो ये है। अब हम देखते हैं ये से डीएनए के बारे में। भाई हम लोग कोशिका में पढ़े हैं, अच्छा हम लोग कोशिका में पढ़े हैं, या पहले इसको देख लेते हैं कि डीएनए जो है जीवों में, अब हम देखते हैं कि ये जो पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका,
है ना। जब पृथ्वी पर जीवों का विकास प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले जो है कौन से आए हैं, एक कोशिकीय जंतु आए, फिर एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जंतु आए हैं, है ना। तो एक कोशिकीय जंतु तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें देखा जाए सबसे पहले जो कोशिका प्रारंभ में बनी है प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, और बाद में ही विकास करके जो यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में कन्वर्ट हुई। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसमें इस जो केंद्रक पाई जाती है इसके ऊपर जो है केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है ना। तो देखा जाए, और इसमें डीएनए के अणु में जो है स्वतंत्र छोर नहीं होते। कहने का मतलब देखिए, हम केंद्रक देखते हैं, पहली चीज तो ये है न्यूक्लियोलस तो पाया जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो है केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी। मान लेते हैं ये पूरी की पूरी कोशिका है। अब इनका जो डीएनए होता है, हम लोग पढ़े ना कि इसमें जैसे डीएनए का चित्र पढ़ते हैं तो डीएनए जो है द्विकुलीय संरचना होती है, दोनों छोर जो है स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, इनका छोर जो है स्वतंत्र नहीं होता है, दोनों छोर क्या होगा, आपस में जुड़े होंगे। तो भाई जब दोनों छोर आपस में जुड़े होंगे तो कहने का मतलब ये वृत्ताकार संरचना हुई। भाई यहाँ से ये छोर है इसका आकर के जो यहाँ जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वृत्ताकार डीएनए हो गया। और ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीवाणुओं में एवं नीले हरे शैवालों में। इसमें किसमें पाया जाएगा, जीवाणुओं में पाया जाता है और नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो ये आयुग्मित होते हैं और अत्यधिक बलित होते हैं। वृत्ताकार डीएनए जो कोशिका के मध्य में केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य के ही एक विशेष क्षेत्र में रहता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहा जाता है ना। कहने मतलब ये है कि इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए, देख लेते हैं बैक्टीरियल कोशिका के बारे में। बैक्टीरियल कोशिका ये है ना। अब इस बैक्टीरियल कोशिका में क्या होगा कि इसमें जो ये वृत्ताकार डीएनए है, डीएनए दो प्रकार के हुए, कौन कौन, वृत्ताकार डीएनए, देख रहे हैं वृत्ताकार डीएनए, डीएनए दो प्रकार के हैं, कौन कौन, वृत्ताकार डीएनए। तो वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए, है ना। अब इस डीएनए के लिए हम समझते हैं कि जो ये कोशिका दिखाई गई है, कौन सी कोशिका है ये बैक्टीरियल कोशिका ली गई है ना, जीवाणु कोशिका। इसमें केंद्रक तो अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो यहाँ पर क्या है, ये इसका कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो है दोनों आपस में मिला हुआ होगा। अब हम समझते हैं तो यहाँ पर जो इनका ये डीएनए होगा, ये डीएनए यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है क्या करेगा, ये फैला, लेकिन इनके जो दोनों छोर होते हैं, ये दोनों छोर क्या होंगे, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य के ही एक विशेषित क्षेत्र में जो है ये स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड जो है एक और कोशिका कला के संपर्क में रहता है तथा डीएनए अणु जो है यही कोशिका कला में संलग्न रहता है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एरिया कहा जाता है, या न्यूक्लियोइड कहते हैं, या क्या कहते हैं, यही है। ये क्या रहा, ये न्यूक्लियोइड रहा। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो वृत्ताकार डीएनए पाई जाती है, वृत्ताकार डीएनए किस में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है और नीले हरे शैवाल में, नीले हरे शैवाल में, है ना। इसमें इस डीएनए में इनका दोनों सिरा जो है स्वतंत्र नहीं होता है,
दोनों सिरे जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनके कारण से ये हमको वृत्ताकार दिखाई देते हैं, है ना। ये विशेषीकृत क्षेत्र में जो है उपस्थित होता है। हम देखते हैं कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोइड के बाहर भी कोशिका द्रव्य में एक या अधिक छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कुछ जीवाणुओं में न्यूक्लियोइड के बाहर कोशिका द्रव्य में एक, मानी कि जैसे ये तो न्यूक्लियोइड हो गया, अब इसके बाहर भी जो है कुछ छोटे छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं। कुछ छोटे छोटे क्या होंगे, इसे वृत्ताकार जो है डीएनए अणु पाए जाते हैं। जिसके बाद जो ये न्यूक्लियोइड दिया गया है, इस न्यूक्लियोइड के बाहर जो है छोटे छोटे वृत्ताकार पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लाज्मिड्स, जिसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, है ना। ये डीएनए के खंडों को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणुओं में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्लाज्मिड से क्या कर सकता है, ये जो है डीएनए के खंडों को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणुओं में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जीनीय अभियांत्रिकी में नए नए जीन सम्मिश्र बनाने में जो है जीनों के पूंजीकरण के लिए हम प्लाज्मिड्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये रहा जो है वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार डीएनए क्या है, ये जीवाणुओं में और नीले हरे शैवालों में क्या पाई जाती है, यहाँ पर केंद्रक का अभाव होता है। हम देखते हैं इनके कोशिका द्रव्य में ही, है ना, क्या नाम है, बिना स्वतंत्र सिरे वाले डीएनए, यानी मतलब इनका सिरा स्वतंत्र नहीं होता, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण से इनको हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार डीएनए कहते हैं। ये उपस्थित पाए जाते हैं। इसके बाहर छोटे छोटे कुछ वृत्ताकार संरचना पाई जाती है, जिनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये डीएनए खंडों को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणुओं में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये जो डीएनए खंड है, डीएनए खंडों को एक जीव से दूसरे जीव में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। डीएनए खंड एक जीवाणु से दूसरे जीवाणुओं में जो है इनको जो है स्थानांतरित कर सकता है, ये प्लाज्मिड से कर सकता है। ठीक है। इस नाते जो है इनका उपयोग जो है सबसे व्यापक स्तर पर किया जाता है। कहाँ पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं रेखाकार डीएनए। क्या देखते हैं, रेखाकार डीएनए। रेखाकार डीएनए, है ना, जिसको हम कहेंगे लाइनर डीएनए। हाँ, तो रेखाकार डीएनए इसके अणुओं में स्वतंत्र छोर होते हैं। देखिए यहाँ पर स्वतंत्र छोर नहीं है, लेकिन रेखाकार डीएनए में क्या होगा, स्वतंत्र छोर होते हैं, स्वतंत्र छोर होता है ना। और सुकेंद्रीय कोशिका, कहने मतलब यूकैरियोटिक कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में रेखाकार तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार के डीएनए अणु होते हैं। रेखाकार डीएनए अणु इन कोशिकाओं की केंद्रक में एक से अधिक जोड़ियों में, या हम कह सकते हैं द्विगुणित होते हैं। इसे केंद्रकीय डीएनए कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रेखाकार डीएनए होगा, ये रेखाकार डीएनए कहाँ पर पाया जाएगा, जो केंद्रक होगा, इसी केंद्रक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होगा। कहाँ पर, कोशिका का जो केंद्र भाग दिया गया है, इसी केंद्र भाग में ये उपस्थित पाए जाते हैं, इसी से, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन धागे कहा जाता है ना, है ना। ये है, ये यहाँ पर जो है ये उपस्थित पाए जाते हैं। कहाँ पर, केंद्रक में। हम लोग जबकि पढ़ चुके हैं वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार डीएनए में देखा जाए ये ऐसी कोशिका में पाया जाता है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक से बाहर पाए जाते हैं, है ना। ये केंद्रक में पाया जाता है और इनकी एक से अधिक जोड़ियां होती हैं, है ना। इसे केंद्रकीय डीएनए कहते हैं। वृत्ताकार डीएनए अणु इन कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पर,
कोशिका द्रव्य में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स जो केवल पादपों में पाए जाते हैं में एक एक होते हैं। इन्हें वाह्य केंद्रकीय डीएनए कहते हैं। कहने का मतलब ये है रेखाकार डीएनए की उपस्थिति कहाँ पर मिलेगी? ये जब भी मिलेगी तो ये केंद्रक के अंदर मिलेगी। लेकिन हम लोग जब कोशिका पढ़ते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका में भी जो है पाई जाती है वृत्ताकार डीएनए पाई जाती है। और वृत्ताकार डीएनए कहाँ मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। और पाए जाते हैं प्लास्टिड्स में। और कहाँ पर मिलेंगे? प्लास्टिड्स में पाई जाती है। लवक है ना, इसमें जो है एक एक पाए जाते हैं। इस नाते इनको हम क्या कहते हैं? वाह्य केंद्रकीय डीएनए कहते हैं। इस नाते जो है इनको क्या कहा जाएगा? वाह्य केंद्रकीय डीएनए कहते हैं। वाह्य केंद्रकीय डीएनए कहेंगे। ठीक, रेखाकार डीएनए और वृत्ताकार डीएनए। ठीक है, तो ये रहा जो है वाह्य केंद्रकीय डीएनए। अब देखिए वृत्ताकार डीएनए के लिए हम लोग पढ़े कि ये सिर्फ पाया जाता है जीवाणुओं में पाई जाती है और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। रेखाकार डीएनए कहाँ मिलेगा? ये मिलता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार के डीएनए मिलेंगे। रेखाकार डीएनए जो है यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में है ना पाए जाते हैं, जिसके दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं। इस नाते इनको रेखाकार डीएनए कहते हैं। वृत्ताकार डीएनए ये इसके बाहर कोशिका द्रव्य में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स है वहाँ पर पाए जाते हैं वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो एक एक होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना। अच्छा देखिए, इसकी खोज, इसका जो मॉडल दिए हैं डीएनए का, ये दिए हैं वाटसन तथा क्रिक ने जो है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया है ना। उनके अनुसार डीएनए जो होती है ये द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए क्या है? ये द्विकुंडलित संरचना होती है। जैसे रस्सी में ऐंठन पाई जाती है उसी तरीके से जो है इसमें भी ऐंठन पाई जाती है ना। कि वाटसन तथा क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया, उनके मॉडल के अनुसार क्या है कि ये जो है पाए जाते हैं किसके? ये पाए जाते हैं, क्या नाम है, हाँ, ये जो है डीएनए की संरचना जो है ये द्विकुंडलित होती है ना। अब द्विकुंडलित का मतलब जैसे रस्सी में ऐंठन पाई जाती है, सेम व्यवस्था जो है इसमें पाई जाती है रस्सी की ऐंठन की बात। इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन समाक्षार पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो है ये आपस में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डीएनए के लिए डीएनए इसमें जो इनकी वायभित्ति होती है ये बनी होती है। देखिए इसमें जो है डीएनए के लिए हम इस तरह से देख लेते हैं। ये जो है इसमें कुंडलित संरचना है ना। ये बनी होती है, इनकी वायभित्ति जो होती है ये बनी होती है शुगर की और पाई जाती है फास्फेट। क्या पाई जाती है? फास्फेट। वायभित्ति शुगर की हो गई और अंताभित्ति जो है पाई जाती है फास्फेट की पाई जाती है ना। डीएनए की संरचना, तो डीएनए एक मॉडल किसने दिया था? ये वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। अब इनके मॉडल को हम देखते हैं तो इसमें जो वायभित्ति होती है वायभित्ति शुगर की, अंताभित्ति जो है किसकी पाई जाती है? फास्फेट की पाई जाती है। अब बीच में जो ये दिखाया गया इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जो ये दोनों सूत्र हैं अगर से हम इनको चाहें कि हम अलग कर ले जाएं तो अलग नहीं कर पाएँ। कारण क्या है कि ये नाइट्रोजन समाक्षार के द्वारा बंधे होते हैं। ये किसके द्वारा बंधे होते हैं? नाइट्रोजनी समाक्षार के द्वारा बंधा हुआ होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन समाक्षार के द्वारा बंधे होने के कारण से जो है इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो कुंडलन दिया गया है, कुंडली जो ये दिया गया है, तमाम कुंडलियाँ पाई जाती हैं
अच्छा, यहाँ पर जो ये कुंडली होती है, पहले हम इसको देखते हैं। एक कुंडली, इसकी जो लंबाई होती है ये होती है 34 एंगस्ट्राम होती है। कितना होगा? 34 एंगस्ट्राम होती है। जो इनकी ये कुंडली दिखाई गई है, ये इस कुंडली में लगभग 10 बेस होते हैं। 1 2 3 4, इसी तरीके से कुल कितने बेस होते हैं? कुल 10 बेस होते हैं। बेस कितने हो जाएंगे? 10। एक बेस से दूसरे बेस की दूरी, देखिए यहाँ पर कुल बेस की संख्या 10 है, और एक बेस से दूसरे बेस की दूरी जो होती है ये होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है। 1.4 एंगस्ट्राम। जो ये द्विकुंडलिनी दिखाई गई है, इसकी जो मोटाई होती है, जो ये पूरी द्विकुंडलिनी दिखाई गई है, इसकी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोटाई होती है 20 एंगस्ट्राम जो है ये मोटी होती है ना। 20 एंगस्ट्राम क्या होगी? जो ये कुंडलिनी दिखाई गई है, इस कुंडलिनी की, है ना। अच्छा, इसमें देखा जाए यानी कि द्विकुंडलिनी के प्रत्येक कुंडलन की अक्ष की जो है लंबाई कितनी है? 3.4 एंगस्ट्राम। और इसमें समाक्षार की कुल कितनी जोड़ियां पाई? समाक्षार जो है ये समाक्षार की जो है कुल 10 जोड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ से ये कुंडली, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये कुंडली हुई। इस कुंडली की लंबाई जो होती है ये 34 एंगस्ट्राम होती है ना। जो 10 कुंडली पाई जाती है उसमें एक कुंडली से दूसरे कुंडली के बीच की दूरी जो है कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्राम होती है। 4 एंगस्ट्राम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो कुंडली दिखाई गई है इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन समाक्षार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आमने सामने जो जोड़ीदार पाए इसमें, है ना। अब इसमें समाक्षार कौन कौन से पाए जाते हैं? तो हम देखते हैं कि इसमें समाक्षार जो होती है, समाक्षार कौन कौन से मिलेंगे? एडेनिन, पहले चीज हम समझते हैं। यहाँ पर 2 बेस पाई जाती है, प्यूरीन बेस और पिरीमिडीन पाई जाती है। प्यूरीन बेस और पिरीमिडीन पाई जाती है। प्यूरीन में पाई जाती है एडेनिन, ग्वानिन पाई जाती है। प्यूरीन में क्या पाई जाती है? एडेनिन और ग्वानिन पाई जाती है। पिरीमिडीन में पाई जाती है थाइमिन और साइटोसिन पाई जाती है। थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन को ई के द्वारा दिखा दिया जाएगा, ग्वानिन को जी के द्वारा, थाइमिन को टी के द्वारा और साइटोसिन को सी के द्वारा। यानी जो इसमें नाइट्रोजन समाक्षार हुए, नाइट्रोजन समाक्षार कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अच्छा, इसमें जो देखा जाए तो 2 बेस है, प्यूरीन बेस है और पिरीमिडीन बेस। प्यूरीन बेस में क्या पाई जाती है? एडेनिन और ग्वानिन पाई जाती है। पिरीमिडीन बेस में पाई जाती है थाइमिन और साइटोसिन। देखिए, इसमें जो इनके नाइट्रोजन समाक्षार हैं ये जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए क्या है? एक प्यूरीन बेस एक पिरीमिडीन बेस से जुड़ेगा। और किसके द्वारा जुड़ेगा? ये जुड़ेगा हाइड्रोजन बंध के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ेगा? एक प्यूरीन बेस एक पिरीमिडीन बेस से जुड़ जाएगा और बीच में क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन बंध पाई जाएगी। बीच में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बंध। यानी कि यहाँ हम एक कुंडलिनी का चित्र देख लेते हैं, जैसे यहाँ है, जैसे ये है। अब यहाँ पर एक तरफ प्यूरीन बेस, एक तरफ क्या पाई जाएगी? पिरीमिडीन बेस, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ग्वानिन है, फिर यहाँ पर क्या है? साइटोसिन है ना। इसी तरीके से कुल 10 हमने यहाँ बताया था, इसमें कुल 10 बेस पाए जाते हैं। तो क्रम इनका जो है इसी तरीके से क्या होगा? ये जो समाक्षार है ये समाक्षार की 10 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। अब जुड़ने का भी क्रम हमने बता दिया कि एक प्यूरीन बेस और एक पिरीमिडीन बेस जुड़ेगा। ये अब इनको बांधेगा कौन? तो इनके बीच में पाई जाती है हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन बंध जो है एडेनिन और थाइमिन को जो है आपस में बांधेगा। कहने मतलब एक प्यूरीन बेस एक पिरीमिडीन बेस से बच जाएगा। इसके बीच में क्या पाई जाती है? डबल हाइड्रोजन बंध पाई जाती है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में यहाँ पर देखा जाए ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाई जाएगी, है ना। इस तरीके से एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में, इस तरीके से कुल यहाँ हमने कम बनाया है, लेकिन कुल 10 बेस पाए जाते हैं। 1 2 3 4 हमने दिखाया। इसी तरीके से कुल 10 बेस पाए जाते हैं ये कुंडलिनी में, जिनके कारण से इनको जो है अलग करना संभव
नहीं, इनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन समाक्षार है उसी नाइट्रोजन समाक्षार के द्वारा जो है ये नाइट्रोजन समाक्षार के द्वारा जो है ये बंधे होते हैं, और बीच में जोड़ने के लिए क्या लगी हुई है? हाइड्रोजन बंध पाई जाती है, और हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है मजबूती के साथ ये बंधे होते हैं। तो ये रही जो है डीएनए की संरचना। यानी डीएनए क्या है? ये द्विकुंडलित संरचना है। मॉडल किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया, है ना। वाटसन तथा क्रिक ने दिया। इन्होंने बताया कि इसमें रस्सी की भांति ऐंठन पाई जाती है ना। इन दोनों सूत्रों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाए? नाइट्रोजन समाक्षार जो है हाइड्रोजन बंध के द्वारा मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं। इनको अलग करना संभव नहीं, संभव तो है लेकिन ये आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं। इनकी वाय भित्ति किसकी बनी होती है? सुगर, अंतःभित्ति फास्फेट, और यहाँ पर पाए जाते हैं नाइट्रोजन समाक्षार। नाइट्रोजन समाक्षार जो होते हैं ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। इसमें एक कुंडलिनी जो दी गई है जिसकी लंबाई जो है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कई कुंडलियाँ होती हैं, इनमें एक बेस से दूसरे बेस की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। जो ये दिखाया गया है डीएनए, इनकी कुंडलिनी की मोटाई जो होती है ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें दो बेस होते हैं, कौन कौन से? प्यूरिन बेस और पिरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडीन में पाई जाती है थाइमिन और साइटोसिन। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन समाक्षार हैं ये क्या होगा? एक है एडेनिन थाइमिन के द्वारा हाइड्रोजन बंध के द्वारा, देखिए यहाँ जुड़ा दिखाया गया। इसी तरीके से ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा ये ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे